नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस द हिंदू और दैनिक जागरण के न्यूज़ एडिटोरियल के अंदर। आज 28 सितंबर है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, पहला जो हमारा एडिटोरियल है ये हमारा द हिंदू से संबंधित है। ठीक है, और ऐसा ही एक आर्टिकल कल हमने दैनिक जागरण के अंदर डिस्कस किया था, जिसके अंदर जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिलिंग है यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है उसके बारे में जिक्र किया गया था, जिसमें कहा गया था जो भारत की जो दावेदारी है जो स्थायी सदस्यता से संबंधित बदलते परिप्रेक्ष्य में भारत पूरा उसके लिए क्या है, सक्षम है। ठीक है, इसके अंदर कहा गया जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना की गई थी वह कहीं न कहीं हमारी जो विश्व शांति के लिए इसकी स्थापना की गई थी और युद्ध रोकने जैसी स्थिति की स्थापना की गई थी। मगर जब जिस प्रकार से हम देखते हैं भी रूस और यूक्रेन के मध्य में जो युद्ध हुआ है, क्या यह संस्था है वह अपने जो मूल लक्ष्य है उस पर खड़ी उतरी है या नहीं। साथ ही साथ देखते हैं कि क्या ये युद्ध रोकने में भी या युद्ध पर लगाम लगाने में कहाँ तक के सक्षम हुई है। ठीक है, तो इसके अंदर कहा गया इस आर्टिकल के अंदर शुरू में जो इसके अंदर जो स्थायी सदस्यता दी गई थी जिसको हम P5 कंट्री बोलते हैं, यानी जो न्यूक्लियर कैपेबल थी यानी परमाणु हथियार सक्षम देश थे, वह 5 देश थे। तो वह कौन कौन से देश थे? उसमें रूस था और अमेरिका था, फ्रांस था, ब्रिटेन था और चीन था। यहाँ से अगर हम देखें तो यूरोप के इसके अंदर लगभग 3 देश हैं और जो अन्य कंट्रीज हैं जिसमें अमेरिका देखते हैं, अमेरिका महाद्वीप से एक है और एशिया जो इतना बड़ा महाद्वीप है उससे चीन अकेला ही एक स्थायी सदस्य है और अफ्रीका महाद्वीप से अगर हम देखें तो इसमें कोई सदस्य नहीं है। ठीक है, साथ में इसके अंदर कहा गया जो उनको वीटो पावर दी जाती है, जो ये 5 देश है जो इनके पास ये परमाणु शक्ति संपन्न देश थे, तो इनको एक मुख्य देश माना गया था भी इन देशों के पास इतनी पावर है भी ये पूरे विश्व में शांति बना के रख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इनको एक वीटो पावर दी गई थी। तो वीटो पावर का जैसे ज़्यादातर इस्तेमाल आज तक सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किसने? रूस ने किया है। ठीक है, और हम देखते हैं भी रूस ने 1971 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसमें भी भारत की कहीं ना कहीं जो वीटो पावर के तहत मदद की थी, क्योंकि जो बाकी वीटो पावर कंट्रियां थी वह क्या थी, भारत के खिलाफ एक प्रस्ताव लेके आ रही थी जिस जो हम कह सकते हैं भी आर्थिक रूप के सेंसस भी हम कह सकते हैं, तो उसको रूस ने उस पर वीटो लगाकर भारत की क्या की थी, मदद की थी। ठीक है, तो इस आर्टिकल के अंदर साथ में ये भी कहा गया है भी जिस प्रकार से जो भारत दावेदारी करता है तो अन्य जो देश हैं, जिस प्रकार से हमने देखा है जो अमेरिका ने भी भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है, रूस हमेशा से इस बात का समर्थन करता आ रहा है। तो इस आर्टिकल के अंदर कहा गया है भी जिस प्रकार से जो रूस है भारत को स्थायी सदस्यता दिलाने का दावा करता है, उसी प्रकार से चीन है वह पाकिस्तान को करेगा, क्योंकि चीन का जो समर्थन देश है वह कौन सा, यानी पाकिस्तान है। क्योंकि अभी चीन किसी भी इस मुद्दे के ऊपर वीटो पावर लगा देता है, मगर भारत के पास स्थायी सदस्यता हो जाती है और उसके पास अगर वीटो पावर की स्थिति आ जाती है तो ऐसी स्थिति में जो चीन के हित में कोई निर्णय होगा तो उस पर भारत वीटो लगा सकता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं जो भारत है वह चीन के समकक्ष आकर खड़ा हो जाता है। इससे चीन ये चाहेगा भी उसका भी एक दावेदार जिसमें पाकिस्तान उसको मानता है भी पाकिस्तान को इसके अंदर स्थायी सदस्यता दी जानी चाहिए, वह कहीं ना कहीं इसका समर्थन करेगा। ठीक है, और साथ ही साथ अगर इसमें देखते हैं भी जो स्थायी सदस्यता के अंदर केवल भारत अकेला ही इसके अंदर शामिल नहीं हो सकता है, इसके अलावा अन्य देश भी हैं जो कहीं न कहीं बदलते परिप्रेक्ष्य में विकसित राष्ट्र के रूप में उभरे हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं जैसे जापान है। जापान भी पहले की तुलना में काफ़ी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। उसके बाद में जर्मनी है, भारत है, भारत तो है ही, भारत के अलावा कि इसके साथ और भी देश हैं। ठीक है, तो वह देश भी इसके अंदर क्या हुए हैं, शामिल हुए हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं जो G4 के जो कंट्रीज़ हैं, G4 कंट्री भी इसके अंदर कहने का दावेदारी की इसी के पक्ष में हमें कार्य करते हैं भी जो यूएन के अंदर उनको स्थायी सदस्यता दी जानी चाहिए। ठीक है, तो यही बस इसके बारे में लिखा है। जो इसके जो स्थायी सदस्य जिसमें 5 जो चीन है, फ्रांस है, रूस और यूनाइटेड किंगडम इसके स्थायी सदस्य हैं, जिनको P5 कंट्री कहा जाता था। और भारत और पाकिस्तान और उत्तरी कोरिया, इजराइल ने बाद में परमाणु संपन्न देश बन गए थे, मगर उन्हें इसी प्रकार की कोई स्थायी सदस्यता नहीं दी गई। ठीक है, साथ ही साथ अतीत में अगर बात करें वीटो शक्ति का कई बार उपयोग किया गया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था भारत की मदद की थी रूस ने। ठीक है, तो इसमें स्थायी सदस्यता की योग्यता रखने वाले उम्मीदवार की सूची में हमने देख लिया, भारत है, ब्राजील है, जापान है और जर्मनी है। ठीक है, जो G4 कंट्री यानी G4 कंट्री है और वर्तमान में स्थायी सदस्यता की श्रेणी में अफ्रीका का कोई भी देश या लैटिन अमेरिका का भी कोई देश इसके अंदर शामिल नहीं है। साथ ही साथ ये इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो प्रीलिम में भी पूछा जा सकता है। क्या कहता है, परिषद की सदस्यता बदलने के लिए जो चार्टर संशोधन अधिनियम यानी इसके अंदर संशोधन किया जाएगा, उसका जो चार्टर है उसमें संशोधन किया जाएगा। और संशोधन किस प्रकार से होगा, उसके अंदर जो 2/3 सहमत की आवश्यकता यानी 2/3 बहुमत या 2/3 सदस्यों की सहमति की आवश्यकता होगी, जिसके अंदर
अंदर जो P5 कंट्री है वह भी शामिल है और उनके पास वीटो पावर भी है। अगर इस प्रकार का संशोधन लेके आया जाता है और कोई कंट्री वीटो पावर लगा देती है तो वह पूरा का पूरा संशोधन क्या हो जाता है, खारिज हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार के उनकी सहमति की भी हमें आवश्यकता होगी। ठीक है, इसका मतलब हम जी पाँच के पास जो 1960 क्या ऐसा हुआ गया है, इससे पहले भी इस प्रकार का संशोधन 1960 में जब अस्थायी सदस्य का चुनाव किया गया था, जिसमें हम देखते हैं भी 5 तो क्या स्थायी सदस्य हैं और 10 क्या इसमें अस्थायी सदस्य हैं, जिनका प्रतिवर्ष क्या होता है, उसका चुनाव होता है। ठीक है, तो इस प्रकार का संशोधन कब किया गया था, 1960 में किया गया था। तो आगे भी इसमें यानी हम कह सकते हैं भी संशोधन की संभावनाएं बनी रह सकती है। साथ ही जो हमने कल आर्टिकल देखा था तो उसमें हमने देखा था भारत को क्या भी निरंतर प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं है भी जब इसकी जो समिति यानी इसकी जो बैठक बैठती है तभी भारत स्थायी सदस्यता की बात करता है, मगर नहीं, पूरे वर्ष भर इसके सम्मेलन होने चाहिए और देशों को इनके अपने साथ में लेकर आया जाना चाहिए। और कहीं न कहीं चीन के साथ कहीं किसी प्रकार की हमारी वार्ता होती है तो हमें चीन पर इस प्रकार का दबाव बनाना चाहिए भी हम इस बात का सहयोग तब करेंगे जब आप कहीं न कहीं हमारे सहयोग यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। तो कहीं न कहीं चीन पर भी इस प्रकार का दबाव बनाना चाहिए और साथ ही साथ जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनको भी हमें साथ लेकर चलना चाहिए। ठीक है, तो ये एक आर्टिकल था जो हमारी कंक्लूजन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला एक जो आर्टिकल था वह भी था हिंदू से आर्टिकल था, जिसके अंदर हाल ही में हमने देखा है जो सरकार ने क्या किया भी कुछ ऐसी सामग्रियों को इंटरनेट से हटाया है जो कहीं न कहीं संदिग्ध बताई जाती है, जो कहीं कहीं हेट स्पीच का मामला रखते हैं, यानी कहीं न कहीं कहते हैं भी हम कह सकते हैं भी जो समाज के अंदर असामंजस्य की स्थिति उत्पन्न करती है, तो ऐसे सामग्री हटाई है। और साथ ही साथ इस आर्टिकल के अंदर कहा गया जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है भी ठीक है, एक आर्टिकल का अधिकार जो आर्टिकल हटाने का अधिकार आपको है, मगर ये जो आर्टिकल आपको हटाना है उससे पहले आपको जिसकी भी ये सामग्री है उसको एक नोटिस देना होगा। ठीक है, साथ ही साथ इसके अंदर तो IT एक्ट की धारा 69 है उसका भी जिक्र किया गया है, यानी इसके तहत सरकार को क्या अधिकार है। ठीक है, तो क्या कहता है अभी, क्या कहता है अभी IT अधिनियम की धारा 69A क्या कहती है कि तहत सरकार को किसी भी सामग्री को अवरुद्ध करने का अधिकार देता है, मगर सर्वोच्च न्यायालय ने यह जाहिर किया है कि नियमों का प्रतीकात्मक सुरक्षा उपाय दी जाए, यानी इस नियम का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी हमें यानी सुरक्षा बरतनी चाहिए। इन प्रतीकों के माध्यम से अवरुद्ध सामग्री को हटाने से पहले आवश्यकता से नोटिस जारी करना चाहिए, भी उसको पहले नोटिस दिया जाना चाहिए भी आपकी जो सामग्री है वह हमारे देश की एकता और अखंडता को प्रभावित करती है, तो हम आपकी इस सामग्री को हटा रहे हैं। ठीक है, तो साथ ही साथ इससे क्या है भी जो देश में सामंजस्य की भावना बनेगी और साथ ही साथ जो निजता का अधिकार है उसको भी और बेहतर रूप से सुरक्षा मिलेगी। ठीक है, और नवीनतम आदेश प्रौद्योगिकी के जो हमारा जो नियम था 2021 जो लागू करता है, इसके अंदर भी इस बात को क्या किया गया, शामिल किया गया। साथ ही हमने कल ही परसों एक न्यूज़ देखी जिसमें IT अधिनियम के तहत हमने देखा था भी कोई भी ऐसी सामग्री को सरकार बिना किसी की अनुमति के हटा सकती है। ठीक है, तो ऐसा एक हमने आर्टिकल भी देखा था। तो हम देख सकते हैं भी सरकार को क्या क्या नियम बनाने चाहिए, इसके प्रति भी क्या क्या सुझाव हम दे सकते हैं सरकार के प्रति, क्योंकि सरकार नए नियम बनाने की क्षमता के साथ साथ नए विधायी ढांचे का भी निर्माण करना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ जैसे हम साइबर सुरक्षा जैसे मामले हैं उनको भी इस तरह का ढांचा भी हमें विकसित करना चाहिए। विचार कर रही है जो डिजिटल स्पेस से संबंधित विभिन्न मुद्दों से निपटने में सक्षम होगा। इसमें निम्नलिखित प्रावधान शामिल किए गए, कौन कौन से, यानी अधिकांश साइबर अपराधी व गैर जमानती अपराध को भी आवश्यकता होगी, यानी ऐसे अपराध यानी जो कि साइबर अपराध होंगे उनको एक गैर जमानती अपराध भी बनाना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ इसे और अधिक प्रभावित बनाने के लिए हमें व्यापक डेटा सुरक्षा के गए कानून को भी शामिल करने की आवश्यकता है, यानी एक बहुत बड़े लेवल पर डाटा सुरक्षा बनाना चाहिए, जिसका अभी भी बिल मसौदा तैयार हुआ है, जिसका हमने कल परसों जिक्र किया था। ठीक है, साइबर युद्ध को एक अपराध के रूप में IT अधिनियम के तहत ही एक आवश्यकता माननी चाहिए। और IT अधिनियम की धारा 66A है में भारतीय संविधान के तहत जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की उचित प्रतिबंध पर स्वतंत्र लगाना चाहिए। जिस प्रकार हम देखते हैं भी हमें भी ऑनलाइन कोई सामग्री जारी करते हैं तो हम भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 19 के तहत हमें स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है, जिसमें हम कहते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो उसमें हमने उचित प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है। अतः नए प्रावधानों को कानून के रूप में मजबूती प्रदान करने के लिए पूर्ण प्रावधानों में समन्वय की जरूरत है और देश के बीच में बढ़ती द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यवस्थाओं को इस तरह से विकसित करना होगा कि देश में इंटरनेट संबंधित एक दूसरे के आश्रित हों। ठीक है, तो ये एक आर्टिकल था जो कि लगभग जो आज का IT एक्ट है उससे संबंधित हो सकता है भी किस प्रकार से सरकार जो सामग्री हटा रही है, तो उसमें हमें एक सुप्रीम कोर्ट के वक्तव्य को देखकर हम एक अच्छा आर्टिकल यानी अच्छा आंसर लिख सकते हैं। ठीक, अगला जो आर्टिकल है वह हमारा कहीं ये दैनिक जागरण से संबंधित आर्टिकल है। ये भी न्यूज़ हमने कुछ दिनों पहले डिस्कस की थी, जिसमें क्या था अमेरिका के जो फेडरल रिजर्व बैंक है उसने ब्याज दरें बढ़ा दी थी।
जिसकी वजह से क्या हुआ, तो जो हमारे यहाँ पर हमने देखा था अभी जो डॉलर की तुलना में रुपये गिर गया था और उसकी वजह से हमारा शेयर बाजार भी नीचे आ गया था। तो किस प्रकार से आज के टाइम में हम देखते हैं अभी जो किस प्रकार से जो फेडरल रिजर्व बैंक है वह बैंक यानी जो ब्याज दरें बढ़ा रही है और महंगाई को क्या कर रही है, कंट्रोल करने का प्रयास कर रही है। ठीक है, तो यही इस आर्टिकल के अंदर इसमें जिक्र किया गया है। भी कहता है भी महंगाई का वैश्विक रुझान के लिए जिम्मेवार है। अमेरिका के में बढ़ती महंगाई पर नियंत्रण के लिए बीते दिनों में अमेरिका फेडरल रिजर्व ने कितने 75 के यानी आधार अंक कह सकते हैं हम, ठीक है, आधार अंकों में बढ़ोतरी की है। 75 आधार अंकों का मतलब ऐसा भी जो ब्याज दरों में 0.75% की अगर वृद्धि की है, जिससे क्या भी निवेशक क्या होंगे भी अमेरिकी बाजार की तरफ काफ़ी आकर्षित होंगे और अन्य जो बाजार होंगे उनसे अपना पैसा निकाल करके अमेरिकी बाजार में लगाना ज़्यादा पसंद करेंगे, ठीक है, या उनके बैंकों में जमा करना पसंद करेंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा भी जैसे भारत जैसे देशों में डॉलर की यानी जो कमी आ जाएगी, जिसकी वजह से आरबीआई को वहाँ पर हमें जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें कमी करनी होगी, उससे हमें खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, साथ में कभी इस कदम ने दुनिया भर में बाजारों में केंद्रीय बैंकों के दबाव को बढ़ा दिया है। ठीक है, हमने देखा भी इस कदम से रुपया ही नहीं अन्य देशों की जो मुद्रा है वह काफ़ी मात्रा में नीचे गिरी है। मगर हम भारत की मुद्रा की अगर हम बात करते हैं तो भारत की मुद्रा अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में कम नीचे आई है, क्योंकि भारत का जो हम कह सकते हैं जो भारत की इतनी बड़ी पॉपुलेशन और इतना बड़ा बाजार है तो उस पर वैश्विक महंगाई का इतना असर नहीं होता, मगर हम उससे पूर्णतः सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। आज नहीं तो दीर्घ अवस्था में इसका हमें प्रभाव देखने को मिल सकता है। ठीक है, साथ ही इसके अंदर आगे इसके अंदर किया गया है हाल जिक्र किया गया हाल ही के अंदर जो मौद्रिक नीति समिति है उसके द्वारा नई मौद्रिक नीति जारी की जाएगी। तो उस मौद्रिक नीति में पहले ये अनुमान लगाया जा रहा था भी जो ब्याज दरें हैं उसमें बढ़ोतरी होगी तो वह केवल 2.75 यानी जो बोलते 75 जो 25 आधार अंक का वृद्धि होगी, यानी हम कह सकते हैं 0.25% तक की, ठीक है, इतनी वृद्धि हो सकती है। मगर अब ये देखा जा रहा है कि इससे क्या होगा भी 50 अंकों की वृद्धि की जा सकती है, यानी महंगाई को कंट्रोल करने के लिए 50 अंकों की वृद्धि की जा सकती है, जिससे क्या भी महंगाई का प्रभाव पड़ेगा और जो लोन लेना है वह काफ़ी और ज़्यादा महंगा हो जाएगा। ठीक है, आगे इसके अंदर क्या है जो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख स्तंभ इस स्तर पर महंगाई से परेशान और उस परेशानी के आधार से अलग अलग हैं। जैसे अमेरिका में यह मांग है कि जनित महंगाई के ये लगभग हमने देख लिया भी किस प्रकार से जो हमारी जो भीम का है जो अर्थव्यवस्था है वह किस प्रकार से इसका नुकसान देख सकती है। ठीक है, आगे इसके अंदर का भी इसका प्रभाव जो यूरोपीय कंट्रियां हैं उन पर भी देखने को मिलता है। जो यूरोपीय कंट्री है उनका जो प्रभाव है वह किस प्रकार से, वह उनका जो मुख्य प्रभाव है वह कहीं ना कहीं ऊर्जा से संबंधित है। भी जो जिस प्रकार की उनकी ऊर्जा की पूर्ति नहीं हो पा रही है, रूस यूक्रेन के बाद क्या हो रहा है भी यहाँ पर जो गैस की जो पाइपलाइन थी उसको अवरुद्ध कर दिया गया, जिसकी वजह जो अवरुद्ध यानी जो ऊर्जा की जो ज़रूरतें हैं उनकी पूर्ण नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से यूरोप में भी क्या हो रही है महंगाई दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। साथ ही साथ इसमें कहा गया है भी जो अभी तक इसमें क्या है भी जो आज के वर्तमान समय में अगर हम देखें तो ये हो सकता है भी उनके पास इतना स्टोर है ऊर्जा का तो वह इस वर्ष के लिए महंगाई से बच जाएं, मगर जो अगले वर्ष होगा, अगला वित्त वर्ष होगा जिसके अंदर उनके पास जो स्टोर की हुई ऊर्जा नहीं होगी तो उससे इस प्रकार के परिणाम है वो और ज़्यादा भयावह हो सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था और एक मजबूत यानी जो चीन है उसके अंदर भी जो हाउसिंग सेक्टर है उसमें भी इस प्रकार का जो प्रभाव देखने को, महंगाई का प्रभाव देखने के अंदर मिल सकता है। साथ ही साथ ये हमने देख लिया भी जो भारत में अभी तक इसका इतना प्रभाव हमें देखने को नहीं मिला है। हमारे जो हम कह सकते हैं युद्ध के कारण जो हमारे जो निर्यात के आंकड़े हैं उसमें भी काफ़ी हमारे सुधार हुए हैं। ठीक है, किस प्रकार से हम जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें भारत की मांग दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है, ये भी हमने लगभग इस प्रकार के परिणाम हो सकते हैं। मगर हम देखते हैं भी लंबे समय तक हम इससे नहीं बच पाएंगे। साथ ही साथ जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें भी क्या होगा, दिनों दिन क्या होती जाएगी, कमी होती जाएगी थी। मगर इसके साथ इसमें कुछ यानी जो चुनौतियां के साथ साथ हमें इसमें कुछ सकारात्मक पहलू भी बताएंगे अभी किस प्रकार से हमें इसका कुछ फायदा भी हुआ है। कैसे भी दुनिया के मुकाबले में भारत का जो रुपया है या जो पैसा है वह उतना नीचे नहीं गिरा है जितना कि दुनिया का गिरा है, मगर गिरा तो है भारत का, यानी भारत को नुकसान तो जरूर हुआ है। ठीक है, और मुद्रा की तो तुलना में भारी वैश्विक उथल पुथल की स्थिति के बावजूद भी हैसियत के तमाम देशों की मुद्रा उतनी तुलना में गिरावट नहीं हमने देख लिया। मुद्रा को संतुलन में लिए भारतीय रिजर्व बैंक अभी तक बहुत सदा हुआ है, यानी जिस प्रकार से मुद्रा गिरती है उस प्रकार से हम अपना विदेशी मुद्रा भंडार खर्च करते हैं ताकि हम एक संतुलन बनाकर चल सके। मगर इसका बात है भी ये एक तत्कालीन कारण हो सकता है, मगर ये एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। ये हम कह सकते हैं जो एक
कुछ क्षण के लिए इस स्थिति से हम निजात पा सकते हैं, मगर ये परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं हुआ। ठीक है, तो यही इस एक आर्टिकल के अंदर कहा गया, जो जो यानी हम देख सकते हैं कि किस प्रकार की वैश्विक घटना का प्रभाव हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है या देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये एक आर्टिकल था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला जो आर्टिकल है वह भी हमारा दैनिक जागरण से संबंधित आर्टिकल है, जिसके अंदर का भी एक देश दो विधान का सिलसिला। इसमें ऐसा है भी, जिस प्रकार से हम देखते हैं भी, जो भारत के अंदर संविधान या एक देश है और उसके अंदर हर प्रकार से अलग अलग कानून है, वह कानून किसी एक समाज या एक धर्म या एक जाति के प्रति अलग हो जाते हैं। जिस प्रकार से इस आर्टिकल के अंदर सबसे पहले एग्जाम्पल अनुच्छेद 370 का लिया था, जिसको अभी हटा दिया गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर को भारत से अलग एक राज्य का दर्जा दिया जाता था, भी उसको कुछ विशेषा अधिकार थे, तो एक ही देश हो गया और उसमें दो विधान थे। ऐसे ही इसके अंदर कुछ और एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। ठीक है, जिसके अंदर हम जो कुछ कानून से जो किसी विशेष को एक किस्म में वफक कानून जो 1955 है उसके अंदर भी कहा गया है। ठीक है, इसके अंदर भी कहीं न कहीं जो अन्य जो हम कह सकते हैं भी जो समुदाय है उनको एक विशेष सुविधाएं दी जाती है जो कि अन्य को नहीं दी जाती है। इसी कानून के तहत जो इस्लाम है वह कहीं जो एक वहाँ के जो मंदिर है किसका एक, जिसमें तमिलनाडु में एक जो गांव की संपत्ति है उस पर ये जो इसके तहत दावा करते हैं, मगर उस संपत्ति यानी उस मंदिर का निर्माण 1500 साल पहले हुआ था, जबकि जो इस इस्लाम का उदय 1400 साल पहले हुआ था। तो किस प्रकार से इस जो वफ़क़ कानून 1955 है उसके तहत है, सॉरी एक सेकेंड, तो उसके तहत किस प्रकार के इसमें दावे किए जा सकते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं भी देश में दो विधान की बात करता है। साथ साथ 1991 में धर्म स्थल कानून है, उसके तहत भी धार्मिक स्थलों में परिवर्तन के निषेध की बात करता है। साथ ही साथ हमने एक आर्टिकल देखा था अभी जो 15 अगस्त 1947 से पहले, ठीक है, या उसके पहले अगर किसी धर्म स्थल में किसी प्रकार का परिवर्तन हो तो वह वैसा ही रहेगा, क्योंकि इसके अंदर हम देखते हैं भी जब भारत के अंदर जब इस्लाम आया था, यानी जो बाहरी कंट्री अरबी कंट्री आई थी, तो उन्होंने कहते मंदिर को तोड़कर कि जो काफ़ी मस्जिदें वगैरह बनाई थी, तो ये कानून कहीं ना कहीं उनको प्रावधान देते हैं, जबकि भारतीय संस्कृति को इससे काफ़ी नुकसान देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जो भारतीय यानी 15 अगस्त से पहले अगर इस प्रकार के कृत्य हुए हैं तो उस पर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, मगर इसके बाद में अगर होता है तो सर यानी सुप्रीम कोर्ट या सरकार उसके अंदर हस्तक्षेप करेगी। ठीक है, साथ ही साथ इस आर्टिकल के अंदर आगे कहा गया है भी जो सुप्रीम कोर्ट है ये पाया है कि युक्त कानून किसी भी धार्मिक स्थल पर से चरित्र को का पता नहीं लगाने से रोक नहीं सकता है, यानी सुप्रीम कोर्ट कुछ हद तक कहीं ना कहीं इसकी जांच करवा सकता है, उसको पूर्णतः नहीं रोक सकता है। ठीक है, साथ में इस आर्टिकल के अंदर आगे जिक्र किया गया जो राज्य सरकारें हैं, कुछ राज्य सरकारें व जो धर्म है जो धार्मिक स्थल है या जो मंदिर है उनका जो प्रबंधन वह स्वयं अपने हाथों में रखती है और उनका जो खर्च है वह भी अपने हिसाब से चलाती है। जिस प्रकार से जो भारतीय संविधान के अंदर आर्टिकल 25 के अंदर जो हमें धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है या उनसे संबंधित जो हमारे जो प्रबंधन दिए गए हैं तो वह कहीं ना कहीं क्षीण होते हैं, यानी मूल अधिकारों का यह भी हनन है, तो इसमें भी इसका जिक्र किया गया। और यह साफ है कि मंदिरों के प्रबंधन और संचालन से संबंधित कानून देश में एक विदेश और दो विधान के सटीक उदाहरण भी बैठते हैं, यानी जो एक देश है दो उदाहरण इसके सटीक बैठते हैं। तो इस प्रकार से ये मेंस का एक क्वेश्चन बन सकता है भी जो कानून में इस प्रकार के किस प्रकार के सुधार होने चाहिए और किस प्रकार के सुधार है कि हमें अभी आवश्यकता है। ठीक है, तो यही एक इसके अंदर एक परिप्रेक्ष्य दिया गया, कुछ कानूनों का जिक्र है उसमें हमें बातें करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं सॉरी एक अगला आर्टिकल हमारा संबंधित है ये पर्यावरण संरक्षण से बने शहर, यानी इसमें कहा गया जो शहरों का निर्माण हमें जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित करना चाहिए। इसके अंदर एक अच्छा एग्जाम्पल दिया गया जो आप किसी भी मेंस के आंसर के अंदर कर सकते हैं, जिसमें क्या भी संयुक्त राष्ट्र के खाद्य कृषि संस्थान वह जिसको ओवर द डे फाउंडेशन ने हैदराबाद मुंबई सहित दुनिया के 138 शहरों में बने वन प्रबंधन और सामुदायिक वानिकी क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए उन्हें ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में चुना है। इसका मतलब ये है भी जो शहरी उन शहरों ने क्या किया भी अपने शहरीकरण के साथ साथ, ठीक है, वहाँ पर जो पर्यावरण है उसको भी क्या करा है संभाल के रखा है, जिसमें इन्होंने हरे भरे पौधे लगाए हैं, स्वच्छ और खुशहाल जो परिवेश की स्थापना की है। तो इस प्रकार से उन्होंने एक तो मिसाल के तौर पर यानी उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया है भी किस प्रकार जो शहर हैं वह भी हरे भरे हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए उन्हें क्या जिसको बोलते हैं ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का रिकॉर्ड का
किताब से उन्हें नवाजा गया ताकि उनको और ज़्यादा प्रोत्साहन किया जा सके। साथ ही साथ इसके अंदर एग्जाम्पल दिया गया जब हम 1800 की बात करते हैं, ठीक है, तो 1800 ईस्वी में क्या था, जो शहर में रहने वाली जनसंख्या थी वह केवल और केवल कितनी थी, 2% थी। मगर इसमें एक अनुमान बताया जा रहा है भी 2050 तक वह बढ़कर कितनी हो जाएगी, लगभग 68% हो जाएगी। ठीक है, तो 68% होने से हम देखते हैं भी जो शहरीकरण में कहीं ना कहीं जो मानव का दबाव है वह किस प्रकार से बढ़ जाएगा और कितनी जनसंख्या शहरों के अंदर रहेगी। ऐसी स्थिति में अंदर हमें जो इस प्रकार के जो हम कर सकते हैं स्वच्छ पर्यावरण से संबंधित शहर बसाने की हमें क्या है, आवश्यकता है। ठीक है, साथ ही हम देखते हैं भी किस प्रकार से शहरों का लगभग 65% हिस्सा जीडीपी के अंदर है। ठीक है, ये भी हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और जब हम देखते हैं भी शहरों के अंदर जितने भी आवश्यकता है लगभग 78% हैं जिनको शहरों के अंदर ऊर्जा की आवश्यकता होती है या बिजली की आवश्यकता होती है। तो कहीं ना कहीं हमें बिजली की आपूर्ति भी उनको करवाने होगी और जो हम एक नवीनीकरण ऊर्जा की तरफ बढ़ कर भी इसको हम कम कर सकते हैं, हमारा जो दबाव है वह कम कर सकते हैं। एक इसके अंदर कहा भी इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के अनुसार शहरी बुनियादी ढांचे में और गतिविधि में कुल कार्बन उत्सर्जन के 2/3 हिस्से के लिए उत्तरदायी है। यानी शहर में जो कार्बन उत्सर्जन होता है उसके लिए शहर है वह 2/3% का योगदान करता है, यानी जिम्मेवार है। जो शहर के अंदर जो प्रदूषण होता है या कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसमें ज़्यादा योगदान भी होता है। और शहर में घरों बनाने के लिए जो कारखानों के अंदर जो कंक्रीट का उपयोग किया जाता है, ठीक है, जिस प्रकार के धूल कण उठती है जो कंक्रीट होते हैं वह लगभग जो कार्बन डाइऑक्साइड का काफ़ी मात्रा में क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ वह जो ऊर्जा होती है यानी जो हमारा जो तापमान होता है उसको भी अवशोषित करते हैं, जिसके अंदर जो वैश्विक तापमान में भी क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। और जो केवल जो कंक्रीट है वह भी केवल और केवल 8% कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जिम्मेवार है। ठीक है, इसी कारण शहरों में हम देखते हैं भी जो जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, इस जैसे भी अन्य प्रकार की समस्याओं और से भी हमें जूझना पड़ता है। और साथ ही साथ ज़्यादा जनसंख्या होने के कारण वह स्वास्थ्य जैसी समस्या से भी हमें बुरा प्रभाव पड़ता है और हमारे स्वास्थ्य की गुणवत्ता हो उस पर भी किसी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इसी और हमें और बेहतर कदम उठाने होंगे। ठीक है, और साथ ही साथ हम देखते हैं जिस प्रकार से शहरों में वर्षा होती है तो वर्षा के होने के अंदर भूजल है उसमें तो किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है, मगर जो एक प्रकार से जो हमारा उसका जो पानी है वह वहाँ पर इकट्ठा होता है जिससे जो शहर होता है वह जलमग्न हो जाता है। तो जिससे क्या होगा, जो जल निकासी की पूर्ण व्यवस्था भी करने की हमें आवश्यकता है। ठीक है, साथ ही साथ इसके अंदर कहा गया अभी 2050 तक हमें 10,000 से अधिक शहरों में अपने कार्बन उत्सर्जन का कम करने का हमने प्रतिबद्धता दिखाई है। तो ये एक अच्छी बात है भी जो हमने कहा भी 2050 तक हम 10,000 शहर हैं जो हम जो कार्बन उत्सर्जन है उस पर हम क्या करेंगे, प्रतिबंध लगाएंगे, उसको क्या करेंगे, हमें कम करेंगे। ठीक है, तो इस दिशा में हमें और आगे बेहतर कदम उठाने की क्या है, आवश्यकता है। और साथ ही साथ हमें एक सामूहिक कदम उठाने की आवश्यकता है। ठीक है, सबको साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है। ठीक है, अगला जो आर्टिकल है वह भी हमारा दैनिक जागरण से संबंधित आर्टिकल है, जिसके अंदर हमने देखा था कि कल ही एक ऐसे आर्टिकल को हमने डिस्कस किया था भी जिसके अंदर हमने देखा था संवाद से ही किसी यानी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन किया जा सकता है। जिस प्रकार से हमने देखा है जो हिंदू सेवक संघ है उसके अध्यक्ष और जो मुस्लिम परिषद है उसके अध्यक्ष के बीच में वार्ता हुई तो भी किस प्रकार हम मिल करके जो आपसी जो मतभेद है उनको हम सुलझा सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल्स लिए गए, इसमें जैसे कहा गया जो धार्मिक इसमें जो मौर्य सम्राट जो अशोक का था उनका एग्जाम्पल लिए गए जो उन्होंने लोगों के बीच में आपसी भाईचारा बढ़ाने के लिए धर्म की शुरुआत की थी और लोगों ने उनको काफ़ी पसंद भी किया था या उनके चीज़ को एक्सेप्ट भी किया था या उनको प्रोत्साहन भी किया था या उनकी चीज़ को माने भी थे भी, उन्होंने उनके बीच में सही यानी जो समन्वय की भावना आई थी। ठीक है, साथ ही साथ इसके अंदर को और एग्जाम्पल लिए गए उसके बाद जैसे यवन आए थे, कुषाण आए थे, शंख आए थे, उन्होंने भी किसी प्रकार से जो इस प्रकार की जो भारतीयों के अंदर एकता की भावना की थी। उसके बाद में जो मोहम्मद कासिम थे उनसे उनके साथ ही हमारे यहाँ इस्लाम की शुरुआत हुई थी। उनके उसके साथ ही हम जो अरबों जो उन्होंने जो अरब थे उन्होंने हमसे जो दार्शनिक शास्त्र सीखा था। ठीक है, उसी के साथ जो नस्त्र शास्त्र सीखा था, चिकित्सा सीखी थी। तो इससे भी हम कह सकते हैं भी उन्होंने हमसे जो सीखा था उससे भी कहीं ना कहीं भाईचारे की भावना हमारे अंदर बढ़ी थी।
ठीक है। इसके अंदर एक एग्जाम्पल दिया जो शैव संप्रदाय, उसके अंदर भी जो हम कह सकते हैं जो मुस्लिम और हिंदू और मुस्लिम दोनों ही संप्रदाय शामिल थे एक समय के अंदर। तो ये भी कहीं न कहीं जो भाईचारे की भावना को बढ़ाता है। साथ ही साथ इसके अंदर जो एग्जाम्पल 1857 की क्रांति के अंदर जो हमने एकता दिखाई थी, जिस प्रकार की एकता से हमने ब्रिटिश का सामना किया था, तो वहीं पर भी हमसे देख सकते हैं भी किस प्रकार की हमें जो शक्ति उससे हमें बर प्राप्त की थी। और साथ ही साथ इसके अंदर उसी के बाद जो सरकार ने फूट डालो और राजनीति करो की जो फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी और देश को बांटने का प्रयास किया था। इसी प्रकार से हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। इसके अंदर उन्होंने बताया भी 1906 के अंदर जो मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी और साथ ही साथ जो मुस्लिम गानों को जो एक अलग आरक्षण दिया गया था, कहीं न कहीं ये विभाजन की उनकी एक मंशा थी। साथ ही साथ जो बंग भंग किया गया था, ठीक है, बंगाल का विभाजन किया गया था, वह भी क्या था, एक प्रकार से हमारे अंदर बांटने की एक राजनीति की गई थी। साथ ही साथ जो एकता का जो एक कारण 1919 के अंदर जो खिलाफत आंदोलन हुआ था, जिसके अंदर हिंदुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था, वह भी कहीं की एकता का एक हमारा हमें एक महत्वपूर्ण उदाहरण हो सकता है। इस प्रकार से संवाद के माध्यम से हम यानी हम एकजुट हो सकते हैं। यही लगभग इस आर्टिकल के अंदर ये जिक्र किया गया है। सारी की सारी यही बात है जो हमने पहले भी इस बारे में जिक्र कर लिया है। ठीक है, तो इसमें कहा गया जो अतीत से हमें सीखने की क्या है आवश्यकता है, भी किस प्रकार से हमने इकट्ठा मिलकर हमने सारे कार्य किए थे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।